हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो एक और इंपॉर्टेंट सेशन के साथ हम आपके सामने मौजूद हैं। तो जो भूगोल में इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, उसी सीरीज में आज एक अलग चैप्टर या नया चैप्टर करने वाले हैं मानव बस्ती का। उसमें देखेंगे कि यूपी बोर्ड की परीक्षा में इस चैप्टर से क्या क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए हैं। उससे पहले स्टूडेंट्स, आपको पता है कि कक्षा 6 से 12 तक के लिए किसी भी स्टेट बोर्ड से आप पढ़ाई करते हो या सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाई करते हो, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के इस टीम के साथ जुड़कर आप अपनी निःशुल्क शिक्षा पूरी कर सकते हैं। यानी आप बिना कोई पेड सब्सक्रिप्शन दिए एक या दो चैप्टर को पढ़ने के बाद बिना कोई पैसा भरे फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी पढ़ाई मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर कर सकते हैं। हिंदी माध्यम के लिए जबरदस्त शुरुआत ये मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर हुई है, भारत में पहली बार। तो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के साथ जुड़कर इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और अपनी पूरी पढ़ाई को, निःशुल्क पढ़ाई को आगे बढ़ाते रहिए। ठीक है, इसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ आज हम शुरू करेंगे मानव बस्ती। ये चैप्टर नंबर 10 है और इस मानव बस्ती वाले में देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो पूछे गए हैं आपके प्रीवियस ईयर में, जो आपकी परीक्षा के लिए बेहद जरूरी है। अब देखिए, एक बहुविकल्पी प्रश्न इसमें है कि निम्न में से किस प्रकार की बस्तियों सड़क, नदी या नहर के किनारे होती हैं? या मानव बस्तियों का प्रकार सड़क के किनारे विकसित होता है? वो वृत्ताकार होता है, चौक पट्टी होता है, रेखी होता है, वर्गाकार होता है? ये 2020 में पूछा गया था यूपी बोर्ड में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? चौक पट्टी। तो वृत्ताकार, रेखी और वर्गाकार ये सड़क के किनारे या नदी किनारे नहीं होता, बल्कि चौक पट्टी जैसा ये बसावट होता है। ये इसका सही जवाब है। आप बस्ती को कैसे परिभाषित करेंगे? बस्ती क्या है? तो बस्ती से अभिप्राय उस मानव अधिवास से है। ठीक है, कौन सा अधिवास? उस मानव अधिवास से है जिसमें एक से अधिक मकान होते हैं और जहां लोग सारा कार्य एक निर्मित क्षेत्र के भीतर ही करते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्षेत्र है और इस क्षेत्र में एक आवास नहीं बल्कि कई सारे आवास हों। ठीक है, कई लोग अलग अलग आवास में रह रहे हों। ठीक है, और एक निर्मित क्षेत्र के अंदर अपना सारा काम कर रहे हैं। अब इसमें ये ग्रामीण बस्ती भी हो सकती है, नगरीय बस्ती हो सकती है। यानी उसमें ये गांव की बस्ती भी हो सकती है जहां एक साथ कई लोग रह रहे हो, नगर की भी हो सकती है, जिसको अंग्रेजी में विलेज और अर्बन एरियाज कहा जाता है। इसको ध्यान रखेंगे आप। तो बस्ती को आप इस तरह परिभाषित कर सकते हैं। ये भी अति लघु में यूपी बोर्ड में पूछा हुआ है, महत्वपूर्ण है। अब क्वेश्चन है कि ग्रामीण अधिवासों के मुख्य प्रकारों के नाम लिखिए। अधिवास के दो प्रमुख प्रकारों का उल्लेख कीजिए। तो ग्रामीण अधिवासों को उनमें निर्मित आवासों की पारस्परिक दूरी के आधार पर 4 प्रमुख भागों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से 4 भाग हैं? प्रकीर्ण या एकाकी या बिखरे अधिवास। ऐसा भी होता है जैसे मान लीजिए बहुत दूर तक एक जैसे आवास नहीं है, एक कोई छुटपुट दिखाई दे रहा है। सघन या एकत्रित या पुंजित अधिवास, जो हाईली डेंस पॉपुलेशन जहां पर होती है, जहां आपने देखा होगा कि कई सारी बस्तियां एक साथ रहती हैं। संयुक्त अधिवास, कुछ लोग मिलकर रहते हैं। अपखंडित अधिवास। तो ये 4 तरह के ऐसे अधिवास हैं जो ग्रामीण अधिवासों के प्रकारों के रूप में आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि ग्रामीण एवं नगरीय बस्ती किसे कहते हैं? उनकी विशेषताएं बताइए। अब ग्रामीण बस्ती देखिए, तो वे बस्तियां जो भूमि से सीधी तथा काफी समीपता से जुड़ी होती हैं, ग्रामीण बस्तियां कहलाती हैं। इन बस्तियों के लोग मुख्यतः प्राथमिक व्यवसाय में लगे होते हैं। अभी देखिए, अभी सीक्वेंस देखिए कि जैसे आपने पहले क्रियाएं देखी, प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक क्रियाएं, उसके बाद आप बस्तियां देख रहे हैं। तो जो ग्रामीण बस्तियां होंगी वहां पर ज्यादातर लोग प्राथमिक क्रियाओं में होंगे, यानी कि कृषि में होंगे, पशुपालन में होंगे, कुटीर उद्योगों में लगे हुए दिखाई पड़ेंगे। ग्रामीण बस्ती में लोग मुख्यतः कृषि तथा पशुपालन पर निर्भर करते हैं। इनका आकार छोटा होता है। गांव छोटी छोटी बस्तियां होती हैं, खेत ज्यादा होते हैं, क्योंकि अगर ज्यादा बस्ती बड़ी बनाएंगे तो खेती और पशुपालन के लिए और चारागाह के लिए जमीन नहीं बचेगी। तो मुख्यतः वो थोड़े सघन आबादी में एक साथ रहते हैं, छोटी बस्ती होती है और मुख्यतः वो कृषि और पशुपालन पर क्या होते हैं? डिपेंडेंट होते हैं या उस पर आधारित होते हैं। इनमें आधुनिक सुविधाओं का अभाव होता है। इसमें कोई नहीं है कि इसमें जो है मॉडर्नाइजेशन बहुत नहीं देखा जाता है। हालांकि जो ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसको कहते हैं, क्या एक तरह से आप कह सकते हैं, जैसे इसमें जो ग्रामीण और शहरी बस्तियों को पूछा गया है, दोनों में अगर आप अंतर देखना चाहें तो जो ग्रामीण अवसंरचना है, ठीक है, ग्रामीण अवसंरचना, ये महत्वपूर्ण शब्द है जिसको आप अपने उत्तर में शामिल कर सकते हैं। यानी विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, ये रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये उतना वेल डेवलप्ड नहीं होता है। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, ये इतना वेल डेवलप्ड नहीं होता है। जनसंख्या घनत्व, इसको अंग्रेजी में कहते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी, ये कम होती है। पॉपुलेशन डेंसिटी, आप देखेंगे शहरों में जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या होता है? 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर कितने लोग रह रहे हैं, इसको जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। और ये जो पॉपुलेशन डेंसिटी है ये बहुत कम होता है कहां? गांव के इलाके में। वहां पर 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर कम लोग रहते हैं, शहरों में बहुत ज्यादा लोग रहते हैं।
इसमें बस्तियों के मकान बिखरे हुए होते हैं, कहीं यहाँ कहीं किसी ने अपने जंगल के पास या खेत के पास मकान बना लिया, किसी ने दूर बना लिया, किसी ने पास बना लिया। एक सीक्वेंस नहीं है कोई, जैसे मकान नंबर शहरों में होते हैं इस तरह का बहुत ज्यादा, वहां पर सीक्वेंस वाइज, सेक्टर वाइज, गली वाइज मकान नहीं रहते हैं। नगरीय बस्तियों की अगर बात की जाए तो ये बस्तियां जो गैर कृषिगत क्रियाकलाप यानी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज, इसको आप कह सकते हैं नॉन फार्म एक्टिविटी। ठीक है, आप लोगों ने प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटी देख ली है, प्राथमिक और द्वितीय क्रियाएं आपने देखा है, मैंने उसमें डिटेल में समझाया भी था। और इसमें जो नॉन फॉर्म एक्टिविटीज है इसमें दोनों आएंगे, द्वितीयक क्रियाएं, द्वितीयक और तृतीयक या टर्सरी। ठीक है, या क्या हो जाएगा, टर्सरी एक्टिविटीज इसमें दिखाई पड़ती हैं, है ना। तृतीयक, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे आप। या जिसको सेकेंडरी एक्टिविटी भी कहा जाता है। तो द्वितीयक में क्या आएगा, उत्पादन करने वाली, मैन्युफैक्चरिंग वाला, और उसमें क्या आएगा, सर्विसेज वाला पॉइंट आएगा। तो जो नगरीय बस्तियां होती हैं वो गैर कृषिगत क्रियाकलाप होते हैं, जैसे उद्योग, व्यापार, परिवहन, प्रशासनिक तथा सामुदायिक सेवा, ये कार्य होते हैं और इसे नगरीय बस्ती कहा जाता है। जबकि वहां क्या होते थे, कृषि, पशुपालन, ये सारी चीजें वहां दिखाई दे रही थी। तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ये जो क्वेश्चन पूछे गए इस चैप्टर से अभी हाल के परीक्षा में, उसकी मैं चर्चा कर रहा हूं। अगला प्रश्न है कि विकासशील देशों में नगरीय बस्तियों की समस्याओं का विवेचन कीजिए, या विकासशील देशों में नगरीय अधिवासों की समस्याओं का करिए, या नगरीय बस्तियों में समस्याओं का वर्णन कीजिए। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको पता है कि दुनिया डेवलपिंग और अंडर डेवलपमेंट डिवाइडेड है, यानी विकसित, विकासशील और अल्प विकसित। तो भारत एक विकासशील देश है और वहां पर नगरीय बस्तियों में क्या क्या समस्याएं होती हैं आपको चर्चा करनी है। तो अगर आज भी आप नगरों की स्थिति देखें तो दो चार चीजें प्रमुख रूप से आती हैं, साफ सफाई, नालियों की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था, सड़कों की व्यवस्था, ये सारी चीजें रहती हैं। तो विकासशील देशों में नगरीय बस्तियों की समस्याएं क्या क्या हैं, इसको देखना इंपॉर्टेंट है। मलिन बस्तियों में वृद्धि, मलिन बस्तियां यानी जो गंदगी भरी बस्तियां हैं वो ज्यादा बढ़ते जा रही हैं। पॉपुलेशन का क्या हो रहा है, पलायन हो रहा है गांव से शहरों की तरफ, और वहां पर जब जमीनें नहीं मिलती है तो झुग्गी झोपड़ियां बजाकर लोग रहने लगते हैं। बड़े नगरों का आकार मुख्यतः ग्रामीण जनसंख्या के नगरों की ओर प्रवास है। बिल्कुल सही बात है भाई, जैसे ही ग्रामीण जो लोग हैं वो नगरों की तरफ छोड़ के आने लगेंगे तो वो नगरों की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। ये लोग रोजगार की तलाश में नगरों की ओर प्रस्थान करते हैं। नगर में अनियमित, अनियोजित तथा अनियंत्रित रूप से मलिन बस्तियां बनने लगती हैं, जिसको झुग्गी झोपड़ी कहते हैं, है ना। तो अब आप देखिए कि हर शहर में, खास करके अगर आपने गौर किया हो, रेलवे स्टेशन के आसपास लाइनों के किनारे लोग बस छोटे छोटे झोपड़ी बना के बसते चले जाते हैं। तो ये क्या है, ये न तो नियोजित यानी नॉन प्लान्ड होती हैं, और न तो ये नियोजित होती है, न तो इनको ठीक से कोई आप कह सकते हैं कि कंट्रोल भी नहीं करता है ठीक से। इस बड़े नगरों में यह समस्या विशेष रूप से उत्पन्न हो जाती है। तो अगर नगरीय संख्या में, नगरीय समस्याओं में पहली समस्या की आप बात करें तो मलिन बस्तियों की वृद्धि लगातार हो रही है। इसके अलावा नगरीय विस्तार, आजकल तो बाकायदा शहरों के नाम रखे जाते हैं, जैसे आपने सुना होगा नोएडा, नोएडा एक्सटेंशन, या कोई एक शहर है लखनऊ, लखनऊ एक्सटेंशन, चेन्नई एक्सटेंशन, बैंगलोर एक्सटेंशन, बैंगलोर शहर और उसका आगे बढ़ता हुआ स्वरूप। तो इसका विस्तार तेजी से हो रहा है, और जब विस्तार होता है तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था कम, ग्रामीण जो जनसंख्या वो कम होती है, ग्रामीण क्षेत्र कम होते जाते हैं। जैसे ही नगरों की जनसंख्या बढ़ती है वे चारों ओर बाहर की ओर फैलते हैं। आजकल तो नगरों के चारों ओर रिंग रोड का कंसेप्ट आ गया है, ठीक है, और कृषि योग्य भूमि का हरण करते हैं। जाहिर सी बात है, आप देखिए किसी भी शहर के किनारे देखिए वहां पे प्लॉटिंग की जा रही है, जो जिस जमीन में खेती की जाती थी वहां पे प्लॉटिंग करके और मकान बनाए जा रहे हैं। तो जो कृषि के लायक जो जमीनें थी उन जमीनों का तेजी से हरण किया जा रहा है, तेजी से वो जमीनें कम हो रही हैं, और ये बहुत बड़ा फैक्टर है। वृहद नगरों के आसपास उपनगर बन जाते हैं। अभी वैसे समझना है कि एक बड़े नगर है, एक छोटा नगर उसके साथ बन जाता है, या एक्सटेंशन बन जाता है। इस तरह नगर और अधिक विस्तृत हो जाते हैं। तो ये एक समस्या इसमें है, फिर उसको नियंत्रित करना, कंट्रोल करना मुश्किल होता है। सुगम यातायात की समस्या, अब जाहिर सी बात है अगर नगर बढ़ता चला जाएगा तो हर जगह कैसे ट्रांसपोर्टेशन पहुंचाया जाए, ये एक चैलेंज बनता है। नगरों में अनियमित बस्तियों के फैलाव से अनेक समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। इनमें से एक प्रमुख समस्या सुगम यातायात की समस्या है। नगरों में बढ़ती भीड़ को परिवहन की आवश्यकता होती है, जिससे यातायात प्रभावित हो जाता है, ठीक है ना। इसलिए आप देखिए कि जो भी बड़े शहर आप उठा के देखिए, लंबा जाम लगता है, ट्रैफिक जाम होगा। इसके अलावा वहां पर एक जगह से दूसरे जाने के लिए ज्यादा किराया देना पड़ेगा, या उसमें भीड़ भाड़ दिखाई देगा। जो बसें होंगी, ट्रेन होंगे, वहां पर पॉपुलेशन बहुत भर के रहती है। तो ये यातायात की समस्या भी नगरों की महत्वपूर्ण समस्या है।
दूसरा प्रदूषण, ये बहुत बड़ी समस्या। आप देखिए दिल्ली की हालत देख लीजिए, वाराणसी की देख लीजिए, है ना, नॉर्थ इंडिया का जो शहर है, इसके अलावा आप मुंबई की हालत देख लीजिए, है ना, कलकत्ता की हालत, जो भी बड़े शहर हैं वहां पर पॉपुलेशन के साथ साथ पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है, प्रदूषण भी बढ़ रहा है ना। और प्रदूषण फिर क्या कर रहा है, लोगों की जिंदगी में परेशानी कर रहा है, लोगों की जो जीवन प्रत्याशा दर है ना, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो धीरे धीरे कम हो रही है, इम्यूनिटी कम हो रही है। तो ये पॉल्यूशन जो है ये भी बहुत बड़ा एक फैक्टर बना हुआ है। अन्य समस्याओं में जैसे सीवर प्रणाली, जैसे आपको मैंने बताया कि जो नाली है, सीवर है, उसकी समस्या, एजुकेशन, हेल्थ, बिजली, बेरोजगारी, सामाजिक प्रदूषण, ये सारी चीजें क्या है, ये अन्य समस्याओं में भी आती है। तो ये प्रमुख प्रमुख हेडिंग्स हैं, तो आप अपने हिसाब से भी रिक्रिएट कर सकते हैं, इन पॉइंट्स को इजीली आप लिख सकते हैं और परीक्षा में जवाब लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख कारण है जो नगरों की समस्याएं बनी हुई हैं। अगला प्रश्न है कि नगरीय बस्तियों के प्रकारों का विवरण कीजिए। अब देखिए, नगरों अथवा नगरीय बस्तियों के प्रतिरूप या प्रकारों का निर्धारण प्रधान परिवहन मार्ग, सड़कों के स्वरूप, भवनों की सापेक्ष स्थिति से होता है। देखिए, कोई भी नगर किस तरीके का है, इसमें दो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। वहां का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कैसा है, यातायात कैसा है, वहां की सड़कें किस तरह की हैं, कितनी जनसंख्या वहां रहती है, इसके अलावा वहां पर किस तरह के मकान किस स्टाइल से बनाए गए हैं, ये सारी चीजें ध्यान में रखी जाती हैं। एक होता है रेखीय प्रतिरूप। अब इसमें क्या होता है, जो नगर सड़क के दोनों ओर अथवा दो नदियों के मध्य उच्च भूमि पर विकसित होते हैं, वे रेखीय प्रतिरूप का उत्तम उदाहरण होते हैं। मान लीजिए ये कोई सड़क जा रही है, ठीक, अब इस सड़क के किनारे ये पूरा नगर बसा हुआ है ना, तो ये क्या है, एक रेखा के साथ चल रहा है ये सड़क। या मान लीजिए दो नदी, एक नदी ये है, एक नदी ये है, बीच में ऊंची जमीन है, यहां पर कोई शहर बसा हुआ है इस रेखा के किनारे। तो ये इस तरह के जो शहर होते हैं वो रेखीय प्रतिरूप कहे जाते हैं। ठीक, इनमें मकान पंक्तिबद्ध और गलियां समानांतर होती हैं। जाहिर सी बात है, जब ये सड़क के किनारे बनेंगे तो एक लाइन से ही मकान बनेगा, फिर बीच बीच में गली बनेगी, फिर मकान बनेगा। तो इसमें ऐसा नहीं कि एक मकान यहां बन गया, एक यहां बन गया, एक यहां बन गया। इसमें क्या होता है, रेखी के हिसाब से मकान एकदम पंक्तिबद्ध होगा और गलियां भी पंक्तिबद्ध होंगी, है ना। जिस तरह आप चंडीगढ़ शहर का एग्जाम्पल देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश का मोदी नगर रेखीय प्रतिरूप का सर्वोत्तम उदाहरण, ये बहुत अच्छा उदाहरण है। उत्तर प्रदेश में जब आप गाजियाबाद से मेरठ की तरफ जाएंगे तो एक मोदी नगर इलाका पड़ता है, वो मोदी नगर इसी तरह बसा हुआ है, सड़क के बिल्कुल किनारे किनारे बसा हुआ है। चंडीगढ़, इसको आप चंडीगढ़ को रेखीय प्रतिरूप का एक मात्र उदाहरण नहीं देख सकते, लेकिन चंडीगढ़ में ये जो गलियों और पंक्तिबद्ध मकानों की बात है वो वहां पर है। तो ये छोटे छोटे ऐसे प्रदेश, ऐसे स्थान दिखाई पड़ते हैं। अरीय प्रतिरूप क्या है, ये नगरीय बस्तियां उन क्षेत्रों में विकसित होती हैं जहां कई सड़क मार्गों का संगम होता है। सड़कें व्यापार और यातायात की सुविधा की प्रदान करती हैं। इन सड़कों के सहारे आवासों और मकानों को पंक्तियों में विकसित हो जाती हैं, जो नगर के केंद्र में जाकर मिल जाती हैं। इस प्रकार जो प्रतिरूप विकसित होता है उसे अरीय प्रतिरूप कहते हैं। जैसे मान लीजिए कई इंपॉर्टेंट जो सड़कें एक साथ आके कहीं मिल रही हैं और उसके आसपास कई एक शहर बस गया, तो ये अरीय प्रतिरूप होता है। ठीक है। चौक पट्टी प्रतिरूप, ये बस्तियां व्यवस्थित क्रम में अलग अलग भागों में विभाजित होती हैं। उसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि एक यहाँ पे कुछ मकान बन गए, फिर इधर एक एरिया बन गया, यहाँ मकान बन गए, फिर एक इधर एरिया, ये मतलब विस्तृत शहर के रूप में होता है। अलग अलग भागों में विभाजित होती हैं। इनके मध्य की सड़कें समानांतर तथा परस्पर समकोण पर काटती हैं। ये सड़क जाएगी, फिर यहाँ से ऐसे काटेगी, फिर यहाँ बसा होगा, है ना, चारों तरफ बसा होगा, बीच में सड़कें मध्य पर काटेंगी। इनके भवन एक निश्चित क्रम में बनाए जाते हैं। आधुनिक चंडीगढ़, हाँ ये इसका अच्छा उदाहरण है। चौक पट्टी प्रतिरूप में चंडीगढ़ अच्छा उदाहरण है। चंडीगढ़ में क्या होता है, आप बिल्कुल जैसे हड़प्पा सभ्यता में देखी जा रही थी, उसमें क्या होता है कि एक लाइन से सड़कें होंगी, एक लाइन से घर होंगे, उनके साथ सड़क चलेंगी और समकोण पर सड़कें एक दूसरे को काटेंगी। किनारे किनारे नालियों की व्यवस्था होगी, एक घर के सामने दूसरा घर नहीं होगा, है ना। इस तरह की स्थिति बनाई गई है और ड्रेनेज और रोड एक साथ सिस्टम काम करता है। ठीक, जयपुर, भुवनेश्वर नगरों के नियोजित भाग इस प्रतिरूप से अच्छे उदाहरण है। तो अगर आप सबसे प्लान्ड सिटीज की बात करें तो चौक पट्टी चार तरीके से अलग अलग बसा हुआ, बीच बीच में समकोण में ये काटते हैं। चौक पट्टी प्रतिरूप जो है वो सबसे विकसित एक तरह से, सबसे नियोजित तौर पर काम करता है। इसके अलावा जो रेखीय है वो बहुत नियोजन से नहीं चलता है। तो ये इस तरह के नगरीय प्रणालियां होती हैं जो इंपॉर्टेंट है। उपर्युक्त नगरीय प्रतिरूपों के अतिरिक्त वृत्ताकार, ऐसा भी देखा जाता है कि कोई शहर ऐसा बन गया है। तारा, तीर एवं सीढ़ीनुमा प्रतिरूप मुख्य है। वृत्ताकार प्रतिरूप विशाल झील अथवा जलाशय के चारों ओर, सीढ़ीनुमा प्रतिरूप पर्वतीय ढालों तथा तीर प्रतिरूप अंतरीप के सिरे अथवा किसी नदी के नुकीले मोड़ पर सड़क मार्ग के सहारे विकसित होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए कोई झील है, इस झील के किनारे कोई नगर बस गया, है ना, तो ये क्या हो गया, ये वृत्ताकार स्वरूप बन गया।
आ रही बात समझ में? जो पहाड़ होते हैं जिसमें टेरेस फार्मिंग होती है, ऐसे ऊपर ऊपर ऐसे ऐसे सीढ़ी नुमा बना होगा, है ना, तो ऐसे भी देखे जाते हैं जो सीढ़ी नुमा प्रतिरूप हैं, वो पर्वतीय ढालों पर विकसित जो नगर होते हैं उनको देखा जाता है। तो इस तरह से अलग अलग ये उदाहरण हैं, जिन उदाहरणों से आप नगरों की अलग अलग बनावटों का चर्चा कर सकते हैं, जो आपके प्रश्न पूछे गए एग्जाम में, और इस तरह आपको इसको लिखते हुए चलना है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न यूपी बोर्ड के आपकी परीक्षा में पूछे गए थे इस चैप्टर से, जो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। इस तरह के और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और कंसेप्ट वीडियोस में लगातार आप तक लेकर आता रहूंगा, ताकि आपकी परीक्षा में आपकी मदद की जा सके। ठीक है, आपको बस मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के साथ जुड़े रहना है, क्योंकि कक्षा 6 से 12 तक 100% फ्री शिक्षा यानी निःशुल्क शिक्षा आपको प्रोवाइड की जा रही है। आप यूपी बोर्ड से हो, राजस्थान बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड से हैं, छत्तीसगढ़ बोर्ड से हैं, मध्य प्रदेश बोर्ड से हैं, या सीबीएसई के एनसीईआरटी पैटर्न से भी हैं, तो आपको सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट कक्षा 6 से 12 तक मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर मिलेगी। मैग्नेट ब्रेन्स के वेबसाइट पर भी जाकर आप क्रमवार तरीके से इसको पढ़ सकते हैं। बस आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। कोई प्रॉब्लम हो या कोई सुझाव हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगले चैप्टर के साथ जरूर मिलेंगे, जिसमें और इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज और कॉन्सेप्ट वीडियोस करेंगे। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए। टेक केयर, गुड बाय।